कैसे आप सभी? ठीक है। तिलक कोचिंग संस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैसे तो स्वागत आप सभी को मेरा करना चाहिए कि इतनी दूर से आपकी नगरी में आया हूँ, मैं मीरा नगरी में आया हूँ। मीरा नगरी की सबसे प्राचीन, उत्कृष्ट और सबसे विश्वसनीय संस्था, जैसा कि सर ने भी बताया और मार्केट में भी अपन फीडबैक की चर्चा करें तो मुझे सुनने में भी आया। यहाँ मैंने इससे पहले रीट का बैच भी करवाया था, रीट वाले विद्यार्थियों को भी मैंने यहाँ पढ़ाया था। और फिर जैसे सर से बात हुई कि पुलिस एसआई के लिए हम जिक्र करने वाले थे कि राजस्थान पुलिस एसआई की सबसे बड़ी भर्ती आई है। 1015 या शायद 17 के आसपास पद है इसमें, 1015 है। तो 1015 पदों पे बहुत बड़ी भर्ती है राजस्थान पुलिस एसआई की। और इसमें हिंदी विषय का सबसे अहम रोल होता है। आपने पाठ्यक्रम भी देखा होगा और 2 पेपर होते हैं इसमें। एक तो सामान्य जीके का होता है और एक हमारी मातृभाषा या राजभाषा की बात करें तो कौन सी, हिंदी का होता है। दोनों का जो वेटेज होता है या क्वेश्चन होते हैं वो सेम होते हैं। अंकों की भी बात करें तो दोनों में बराबर होते हैं। लेकिन जीके का कोई कहते हैं ना कि अंत नहीं है। और जीके में विद्यार्थी पासिंग मार्क भी ले आता है, या एक हम बात करें कि 40% का आंकड़ा भी छू लेता है और हिंदी में अच्छा स्कोर कर लेता है तो उसे एसआई बनने से या सब इंस्पेक्टर बनने से या अपने कंधे पे 2 सितारे लगने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इसमें हिंदी का अहम रोल होता है। सबने पाठ्यक्रम देखा होगा। तो इसमें एसआई के पेपर में प्रथम जो पेपर होता है हिंदी विषय का, कितने प्रश्न आते हैं? कितने प्रश्न आते हैं? कितने प्रश्न आते हैं? 100 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 100 प्रश्न आते हैं। अंकों की बात करें तो 200 आते हैं। अंक कितने? 200। प्रश्नों की संख्या प्रश्न तो होते हैं कितने? 100। और अंकों की बात करें तो कितने? 200 होते हैं। कौन सी विषय से? हिंदी विषय से। हिंदी विषय से, यानी कि हम बात कर रहे हैं पुलिस एसआई की। किसकी बात कर रहे हैं? पीएसआई की। पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं और राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं। प्रश्नों की संख्या तो कितनी? 200। अंक कितने? अंक कितने? 200। यानी एक प्रश्न कितने अंक दिलवाएगा? 2 अंक। कितने अंक दिलवाएगा? 2 अंक दिलवाएगा। और पेपर की बात करें तो पेपर कौन सा है? प्रथम। विषय की बात करें तो हिंदी। कौन सा विषय? हिंदी। अब इसमें पुलिस एसआई का पेपर जब होता है तो इसमें फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। सरकार की भी कुछ शर्तें होती है कि नहीं होती है? होती है ना। क्या योग्यता होनी चाहिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सबके पास है ग्रेजुएशन? तो सब विद्यार्थी हाथ खड़ा करेंगे जो अभी अपेयरिंग में है। अपेयरिंग चल रहा है ना, यानी कि आप बात करें तो सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर? फाइनल में? फर्स्ट ईयर में। हाँ, फर्स्ट ईयर में है। तो फर्स्ट ईयर वाले भी अप्लाई तो कर देंगे। एक बार देखते हैं क्या होता है, पेपर का सामना तो करें ना। तो ग्रेजुएशन इसकी योग्यता होती है। और फॉर्म जैसे भरेंगे तो हमें उसका पाठ्यक्रम भी पता होना चाहिए। पाठ्यक्रम के बाद में सरकार एक परीक्षा निर्धारित करती है और परीक्षा निर्धारित करती है, उसकी तिथि होती है। और परीक्षा तिथि से पहले एक पेपर के लिए रणनीति हमें बनानी पड़ती है। पेपर देंगे, उसमें उपस्थित होने के लिए ये सब प्रक्रिया गवर्नमेंट की होती है। लेकिन रणनीति जो पाठ्यक्रम की होती है उस पर तैयारी करने का जो दायित्व होता है वो प्रत्येक विद्यार्थी का होता है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? पाठ्यक्रम। क्या पता होना चाहिए? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम हमने देखा कि उसमें 2 पेपर होंगे, एक जीके का होता है, एक हिंदी का होता है। जीके में ये बिंदु शामिल किए गए हैं और हिंदी में ये बिंदु शामिल किए गए हैं। फिर उससे भी प्रिय विद्यार्थियों क्या होता है कि इतना ही काम नहीं, 3 बातें प्रत्येक विद्यार्थी के जहन में होनी चाहिए। कितनी बातें? 3 बातें। अगर एक विषय विशेषज्ञ 3 बातें प्रत्येक विद्यार्थी के जहन में उतार देता है, और ये 3 बातें कौन सी? पेपर कैसा होगा, पेपर कैसा आएगा, प्रश्न कहाँ से आएगा और उसका उत्तर क्या होगा। यानी कि पिछले परीक्षाओं को देखते हुए एक विषय जो विशेषज्ञ होता है उसको ये अनुभव अनुमान होना चाहिए। ये अनुभव उसका कब होता है
कि जब मतलब इतने वर्षों से हम पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं मेरी बात करूँ तो पिछले 8-9 वर्ष से मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो एक विषय विशेषज्ञ को भी ये अनुभव होना चाहिए कि प्रश्न कहाँ से आएगा और प्रश्न कैसा आएगा और उसका उत्तर क्या होगा। जैसे पिछली परीक्षा में ये प्रश्न आया था, तो इस बार प्रश्न बनने की संभावना ये हो सकती है, होती है ना। कई बार प्रश्न बन गया, मानो शिक्षक ने बताया कि ये प्रश्न यहाँ से आ सकता है, और वो प्रश्न भी आ गया, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या होगा। दो विकल्प ऐसे होते हैं कि इसमें से हमें चयन करना होता है कि सही कौन सा है, और दोनों सही बात होते हैं कई बार। जैसे उद और उत उपसर्ग चलता है, संधि की हम बात करें, उत और उद चलता है, तो इसमें बहुत बार भ्रमित असमंजस की स्थिति बन जाती है कि उत करे या उद करे। तो प्रश्न कैसा होगा, प्रश्न कहाँ से आएगा और उसका उत्तर क्या होगा, ये एक विषय विशेषज्ञ का क्या होता है, अनुभव बोलता है, वो विद्यार्थी के जहन में उतारता है, तब जाके विद्यार्थी के समझ में आता है। और ये तीन बातें यदि समझ में आ जाती है तो फिर वो परीक्षा में सफल होने से नहीं रुकने वाला, या उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो हम बात कर रहे थे हिंदी विषय को लेकर, पुलिस एसआई का कौन सा है, पहला पेपर है। प्रश्नों की संख्या कितनी है, 100 है। अंकों की संख्या की बात करें तो 200 है। प्रिय विद्यार्थियों, दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और बात करें तो रोजगार को लेकर भी युवा शक्ति की हम बात करें तो इधर उधर बेरोजगारी के मारे भटक रहा है बेचारा। और ये बेरोजगारी का कारण भी क्या है कि जैसे हम बात करें कि सबको क्या चाहिए रे, रोजगार। क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। और रोजगार भी देखो दो प्रकार का हो गया, रोजगार भी दो प्रकार का हो गया। पहले तो क्या था कि प्राचीन काल में तो मानव जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती थी। कितनी होती थी, 3। एक तो क्या थी रोटी, और एक बोलो कपड़ा, और एक बोलो मकान। अरे रोटी, कपड़ा और मकान, 3 मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं थी। पेट भरने के लिए क्या चाहिए थी, रोटी। और तन ढकने के लिए, अरे सर ढकने के लिए। इनकी आवश्यकताएं आज भी है, आवश्यकता आज भी है, लेकिन इसमें एक सुविधा जो क्या बोले उसको अपन, सुख सुविधाएं, क्या कह सकते हैं उसको, सुख सुविधाएं और जोड़नी पड़ेगी। और ये जुड़ भी गई है प्रिय विद्यार्थियों। रोटी चाहिए लेकिन बार वाली चाहिए, रेस्टोरेंट वाली चाहिए। कपड़ा भी चाहिए, लेकिन आज जो वर्तमान समय की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग कपड़ा चाहिए। पहले तो तन ढकने के लिए कपड़े का प्रयोग होता था, लेकिन आजकल मार्केट में दिखाने के लिए भी कपड़े का प्रयोग होता है। और सर ढकने के लिए मकान की ज़रूरत थी, लेकिन आज वर्तमान समय की बात करें तो मकान भी झोपड़ी में काम नहीं चलने वाला, वो भी एक अच्छा होना चाहिए, लुभाने वाला होना चाहिए। तो ये सब सुख सुविधाएं दिनों दिन बढ़ गई है। मूल आवश्यकताएं तो 3 थी, आज भी इनकी जरूरत है, लेकिन इनमें क्या बढ़ गई, सुख सुविधाएं, या इनको मॉडिफाई कर दिया गया है। और ये सब की पूर्ति कैसे होगी, इन सब की पूर्ति कैसे होगी, रोजगार से। कैसे होगी, रोजगार से। अब रोजगार हमारे को चाहिए भाई, रोजगार होगा तो क्या होगा, सुख सुविधाएं मिलेगी, और सुख सुविधाएं मिलेगी तो इन सब की पूर्ति अपने आप ही होती चली जाएगी। लेकिन रोजगार भी प्रिय विद्यार्थियों आजकल एक नहीं कितने हो गए, 2 प्रकार के हो गए। रोजगार कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। एक तो कौन सा वेट रे, प्राइवेट, और एक कौन सा रोजगार, हाँ सरकारी। रोजगार कितने प्रकार के हो गए, एक तो कौन सा वेट, और एक कौन सी कारी, अरे बोलो बोलो, प्राइवेट और। अब जैसे मैं आप ही से पूछ लूँ कि आपको कौन सा रोजगार चाहिए, हाँ सरकारी। सबका ध्यान इधर है, कौन सा, सरकारी। और इसी वजह से आप मेरे सामने बैठे हैं, सरकारी के लिए बैठे ना। अब सरकारी और प्राइवेट दोनों हो, लेकिन इनमें भी कुछ शर्तें होती है जिनको हमें मानना ही पड़ता है। और शर्तें होंगी, सरकार हो चाहे प्राइवेट संस्था हो, दोनों कुछ शर्तें रखती है। और प्राइवेट रोजगार भी देखो 3 प्रकार से डिवाइड कर दिया इन्होंने, और सरकारी को भी कितने प्रकार से कर दिया, 3 प्रकार से। एक को नाम दे दिया श्रेणी कौन सी रे, निम्न,
और एक बोलो, और एक बोलो। अच्छा, प्राइवेट रोजगार तो है, लेकिन श्रेणी में कितनी हो गई? 3। निम्न मध्यम और, अरे निम्न मध्यम और सरकारी को भी कितने भागों में? अरे कितने भागों में? 3। निम्न और मध्यम और बोलो उच्च श्रेणी। रोजगार तो मिल गया, 2 ऑप्शन सामने आ गए। कौन सा वेट है? प्राइवेट। कौन सी कारी? लेकिन इन्होंने भी प्राइवेट को भी कितने भागों में? अरे सरकारी को भी। निम्न मध्यम और निम्न में देखो, प्राइवेट रोजगार में निम्न श्रेणी से मतलब है कि जैसे मजदूरी करना कोई गलत नहीं है, बुरा ना माने, लेकिन निम्न श्रेणी मतलब जो बिल्कुल अंगूठा छाप है या पढ़ा लिखा भी है वो बिल्कुल मजदूरी कर रहा है, तो वो श्रेणी कौन सी हो गई? 10वीं 12वीं पास करके ITI करके और किसी प्राइवेट संस्था में लग गया, श्रेणी कौन सी? और रोजगार कौन सा? और मानो प्रिय विद्यार्थियों, किसी ने IIT कर लिया, MBA कर लिया और अच्छा खासा अपना बिजनेस खोल लिया, तो श्रेणी तो कौन सी? उच्च श्रेणी। और रोजगार कौन सा? प्राइवेट। इसी प्रकार सरकारी को भी 3 भागों में डिवाइड किया, निम्न मध्यम और उच्च। मानो कोई 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं पास लग गया, तो श्रेणी कौन सी? निम्न। रोजगार कौन सा? सरकारी। और मानो उसने 12वीं पास या ग्रेजुएशन पास करके सरकारी रोजगार प्राप्त कर लिया ना, तो रोजगार तो कौन सा? श्रेणी कौन सी? और रोजगार कौन सा? और मानो किसी ने RPSC UPSC क्वालिफाई कर लिया, है ना, रोजगार तो मिल गया, कौन सी श्रेणी का मिला? और रोजगार कौन सा मिला? कौन सा मिला? सरकारी। लेकिन ये सब कब मिलेगा? इसकी भी सरकार ने क्या रख दी? शर्तें। क्या रख दी? शर्तें। कि इसमें एक तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? योग्यता। क्या होनी चाहिए? योग्यता। अब योग्यता हमारे पास है, मानो किसी जैसे पुलिस SI की हम बात कर लेते हैं, इसमें ग्रेजुएशन रखा है। क्या रखा है? योग्यता क्या रखी? ग्रेजुएशन। वो भी हमारे पास है। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, इसके लिए हम आपका एक क्या लेंगे रे? पेपर। क्या लेंगे? पेपर लेंगे। पेपर देने के लिए भी हम तैयार हैं। तैयार तो हैं, लेकिन पेपर पास करने के लिए जो सरकार ने एक क्या रखा हमारे सामने? पाठ्यक्रम। कौन सा क्रम? अच्छा, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोल दिए? सरकार ने सरकारी रोजगार देने के लिए क्या रखी? पहली शर्त बोलो, योग्यता हमारे पास थी। फिर क्या देना पड़ेगा? पेपर देना पड़ेगा। पेपर पास करने के लिए क्या ध्यान में होना चाहिए? और फिर सरकार ने पाठ्यक्रम में भी क्या जोड़ दिए रे? विषय। विषय बोले तो सब्जेक्ट। विषय बोले तो सब्जेक्ट। अलग अलग विषय जोड़ दिए। जैसे पहले पेपर के लिए हो गया इतिहास, हो गया ज्योग्राफी, हो गया इकोनॉमी, हो गया, है ना, करंट अफेयर्स हो गया। और एक पेपर इन्होंने जो रखा उसमें हिंदी विषय जोड़ दिया। कौन सा जोड़ दिया? हिंदी। अब हिंदी विषय जोड़ दिया, लेकिन विषय के अंदर भी कुछ इन्होंने क्या रखे? बिंदु। बिंदु बोले तो क्या प्रिय विद्यार्थियों? टॉपिक। यानी कि सिलेबस में कौन कौन से बिंदु शामिल किए गए हैं, पाठ्यक्रम में कौन कौन से बिंदु किस विषय से शामिल किए गए हैं, इनका भी हमने जानकारी जुटा ली। इनकी भी हमने क्या कर ली? जानकारी। और जानकारी आजकल बहुत आसानी से मिल जाती है, सबके पास फ़ोन होता है, या ई-मित्र से भी हम यदि सिलेबस निकलवा लेते हैं, तो कौन सा पाठ्यक्रम कौन सी परीक्षा का है और कौन से विषय से कौन से बिंदु शामिल किए गए हैं, इन सब की हमें जानकारी हो चुकी है यहाँ तक। फिर हमने पाठ्यक्रम देखा और फिर हमने सोचा कि ये विषय हमारा थोड़ा वीक है। वीक मतलब थोड़ा सा हमारे समझ से परे है, समझ से बाहर है, इसकी हमें कोचिंग लेनी पड़ेगी। और एक बार तो प्रिय विद्यार्थियों, नए विद्यार्थी को तो कोचिंग ले लेनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे परीक्षा में जो पैटर्न आता है, या पढ़ाने वाला जो कोचिंग में ये बता देता है कि प्रश्न कहाँ से आएगा, प्रश्न कैसा आएगा,
और प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये बातें अच्छे से समझ में आ जाती है, फिर उसके बाद यदि हम अभ्यास कर लेते हैं तो हमें सफलता सुनिश्चित मिल ही जाती है। पाठ्यक्रम का पता चला, विषय का पता चला, बिंदु हमें पता चले, और बिंदु में भी हमें ये रणनीति बना ली कि इस विषय से, जैसे हिंदी विषय की यदि हम बात करें, हिंदी विषय की यदि बात करें, हिंदी भाषा कौन सी है हिंदी? हिंदी को क्या कहेंगे? भाषा। नाम थोड़ी है किसी का, अरे हिंदी क्या है? भाषा। और हिंदी भाषा से हमने पता किया कि प्रश्नों की संख्या तो रहने वाली है कितनी? 100। अंक मिलेंगे कितने? 200। अब इसमें हिंदी विषय से कौन कौन से बिंदु शामिल हुए? जैसे संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है, वाच्य है, काल है, क्रिया है ना, तत्सम तद्भव, देश विदेश शब्द विचार है, वाक्य शुद्धिकरण है। इन सब के बारे में हमने जानकारी जुटा ली। एक बार आप बताएंगे क्या कि आप में से ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार कोचिंग करने आए हैं? थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए ना। अच्छा, ऐसे विद्यार्थी जो पहले कोचिंग भी कर चुके और कंपटीशन की परीक्षा भी दे चुके, ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार कंपटीशन से सामना करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप में से ऐसा भी कोई विद्यार्थी है क्या जो 10वीं 12वीं पास ही होगी? है क्या? मतलब अभी 10वीं 12वीं चल रही हो उसकी, स्कूल में पढ़ता हो, ऐसा थोड़ी ना कोई? नहीं, सब ग्रेजुएशन है। तो देखो, कोई नहीं, एक आइडिया हो जाता है मोटा मोटा कि पहली बार कोचिंग करने कौन आया है, और 1 से 2 बार या पहली बार कंपटीशन में कौन कौन बैठ चुका है या बैठने वाला है, या 1 से अधिक बार परीक्षा कंपटीशन की किस किस ने दी है। ये मोटा मोटा आकलन हो जाने के बाद उसी बिंदु पे जिक्र करने में एक, क्या बोलते हैं, आइडिया मिल जाता है। तो हिंदी भाषा 100%, अंकों की संख्या कितनी? 2। अब पढ़ाने वाला जो कोचिंग में होगा, सबसे पहले जैसे हम बात करें हिंदी शब्द के बारे में ही, कि हिंदी शब्द है ये कौन सी भाषा का है? हाँ, कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का? संस्कृत भाषा का? बताओ बताओ। नहीं, हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है? हाँ, फारसी भाषा का। कौन सी भाषा का? लेकिन हिंदी शब्द के विकास की यदि हम बात करें तो हिंदी शब्द का विकास कैसे हुआ? हाँ, सिंधु शब्द से। बिल्कुल, कहते हैं कि जैसे हमारे भारत के, ये भारत है हमारा, और इसकी ये कौन सी दिशा है? अरे ये बोलो, और ये बोलो, ये बोलो, और दोनों के बीच की दिशा बोलो, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा से विदेशी आक्रांता आए। कौन आए? विदेशी आक्रांता। और इन्होंने भारत में क्या किया? क्या किया? प्रवेश किया। और जहाँ प्रवेश किया वहाँ एक नदी बहा करती थी, कौन सी? सिंधु। कौन सी नदी? सिंधु। और सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? सिंध प्रांत। क्या कहलाता था? सिंध प्रांत कहलाता था। ध्यान भी रखना है थोड़ा सा ना, देखो सिंधु लिखा जा रहा है बार बार में। सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत। दिशा कौन सी? उत्तर पश्चिम। कौन आए? विदेशी आक्रांता। कौन आए? विदेशी आक्रांता। और विदेशी आक्रांता भी बोले तो मूल रूप से कौन? ईरानी लोग आए। कौन सी दिशा से आए? उत्तर पश्चिम से। उत्तर पश्चिम से इन्होंने जहाँ प्रवेश किया वहाँ एक नदी बहती थी, कौन सी? सिंधु। और सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र कहलाता था क्या? सिंध प्रांत। क्या कहलाता था? सिंध प्रांत। कहते हैं इनकी एक विशेषता थी, ये सै को तो क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? और धै को क्या बोलते थे? दे बोलते थे। सै को तो क्या बोल रहे है, और धै को क्या बोल रहे? तो एक अनुमान लगाया गया कि सिंधु को इन्होंने क्या बोला रे? अरे सिंधु को क्या बोला? हिंदू। और कहते हैं कि हिंदू के द्वारा जो भाषा बोली गई वो क्या कहलाई? हिंदी। लेकिन कुछ विद्वान
क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये सब काल्पनिक बातें हैं। यहाँ तक तो ठीक है कि विदेशी आक्रांता भारत में आए और सिंधु नदी के आसपास आए, लेकिन ऐसे हिंदी शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई है। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र कहलाता था क्या? सिंध, सिंध प्रांत। और इन्होंने सिंध को क्या कह दिया? हिंद। क्या कहा? हिंद। और हिंद शब्द में ई प्रत्यय जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर? ई प्रत्यय जोड़ने पर, और एक शब्द बना रहे क्या? हिंदी। क्या बना? हिंदी। और प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी शब्द का विकास कर कुछ विद्वान इस प्रकार मानते हैं, लेकिन हिंदी शब्द ऐसा लिखा हुआ सर्वप्रथम यदि उल्लेख हिंदी शब्द का मिलता है तो एक ग्रंथ है, कौन सा नामा? अरे कौन सा नामा? जफरनामा नामक जो ग्रंथ है ना, इसमें सबसे पहले हिंदी शब्द इस प्रकार लिखा हुआ देखने को मिला था। और इसके रचयिता हैं कौन से दीन जी? अरे कौन से दीन? सरफुद्दीन जी। सरफुद्दीन जी का ग्रंथ बोलो। और जफरनामा नामक ग्रंथ में सबसे पहले हमें हिंदी शब्द का उल्लेख मिलता है, जो कौन सी भाषा का है? अरे कौन सी भाषा का है? फारसी। लेकिन ईरानियों द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसे ईरानी भाषा का भी माना जाता है। ईरानी भाषा का भी माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी शब्द का विकास क्रम इस प्रकार माना जाता है। कई बार जैसे आप यहीं से पढ़ के गए और सीधा सीधा परीक्षा में तो पूछे ना, और हमारे अड़ोसी पड़ोसी पूछ ले क्या पढ़ के आया, क्या सीख के आया? बोले हिंदी सीख के आया हूँ। ले बता हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है? तो बता दो कौन सी भाषा? अरे कौन सी भाषा? अच्छा, ऑप्शन में फारसी ना दिखे तो, और ईरानी भी ना दिखे तो पारसी, क्योंकि ये ईरानी लोग फे को भी पे बोला करते थे, तो फारसी को कई बार क्या बोल दिए? पारसी। अच्छा, फारसी, पारसी, ईरानी तीनों एक साथ दिखे तो विकल्प ए। प्रश्न कहाँ से आएगा? प्रश्न कैसा आएगा? और प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तीनों विकल्प में है तो फारसी, पारसी, ईरानी, और तीनों अलग अलग है, ए बी सी डी, है ना। तो पहली प्रायोरिटी किसे देंगे? फारसी को। हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है? सबसे पहले उल्लेख कौन से ग्रंथ में? रचयिता बोलो। अरे रचयिता बोलो। अच्छा, हिंदी क्या है रे? हिंदी क्या है? कि भाषा क्या होती है? भाषा क्या होती है? हाँ, क्या होती है भाषा? विचारों की अभिव्यक्ति। अच्छा, और बोलो भाषा क्या होती है? बोलो, शर्माना नहीं है। एक क्लास में तो जैसे मैंने कहा संज्ञा किसे कहते हैं, ऐसे पूछा था, तो एक महानुभाव खड़े हो गए तुरंत, बोले, मैंने कहा बताओ संज्ञा किसे कहते हैं? बोले मुझे थोड़ी थोड़ी आती है। अरे जितना आता है उतनी बोल दे। बोले डांटोगे थोड़ी ना? मैंने कहा डांटेंगे तो नहीं। तो बोले एक बार रिपीट कर दो गुरुजी की संज्ञा किसे कहते हैं। तो मैंने कहा बोले संज्ञा किसे कहते हैं? बोले इसे ही संज्ञा कहते हैं। हाँ, तो इसे ही भाषा कहते हैं, जो आता है बोल देना चाहिए। तो भाषा किसे कहेंगे? सीधा सा एक तो ये बैठा और एक ये लो बाबा। अब मुझे बताओ इनमें से हसमुख कौन सा है? एक बार दोबारा से बना देते हैं। हसमुख कौन सा है? इधर वाला। इनको नाम भी दे देते हैं, ए और बे। अच्छा, हसमुख कौन सा है? ए। उदास कौन सा है रे? बे। इसने पूछा कि नहीं, इसने पूछा सॉरी पहले कि तू उदास क्यों है? क्या पूछा? तू उदास क्यों है? तो इसने बोला कि तू बता दे तू क्यों हंस रहा है, तू बता दे तू क्यों हंस रहा है ना। तो इसने अपने विचार इस तक पहुंचाए, और इसने अपने विचार इस तक पहुंचाए, और ये विचार आदान प्रदान का जो माध्यम बनाना, वही क्या है रे? भाषा। वही क्या है? भाषा। तो मुझे बताओ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक और दूसरा व्यक्ति तीसरे तक, मानो या पहले तक, अपने विचारों को आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है,
उसे क्या कहते हैं? भाषा। तो मुझे बताओ, मैं मेरे विचार आप तक पहुंचा रहा हूं, ये क्या है? भाषा है। आप अपने विचार मेरे तक पहुंचा रहे हैं तो क्या है? अच्छा, इससे एक बात समझ में आई होगी कि विचार प्रकट करने वाला अकेला भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे आप हैं, आप एक से अधिक है, तो आप सामूहिक रूप से मेरे तक अपने विचार पहुंचाएंगे, मैं अकेला भी आप तक अपने विचार पहुंचा सकता हूं। तो देखो, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक जिस माध्यम से पहुंचाता है या जिस माध्यम से आदान प्रदान करता है, उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे बताओ, कितने प्रकार से एक व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है? 2, 3, 1 या 4? अच्छा, ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। हाँ, अच्छा, जिनका उत्तर 3 है वे विद्यार्थी एक बार हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, 4 वाले? अच्छा, जो 1 वाले? ठीक है। देखो प्रिय विद्यार्थियों, 3 प्रकार से, कितने प्रकार से? मोटे तौर पे 3 प्रकार से एक व्यक्ति अपने विचारों का क्या कर सकता है? आदान प्रदान। एक तो रूप होता है, कौन सा? अरे कौन सा? और एक बोलो रे, लिखित। क्या होता है? और एक बोलो, सांकेतिक। तो मुझे बताओ, कितने प्रकार है? किसके प्रकार है? भाषा के, यानी विचार आदान प्रदान करने के जो 3 प्रकार है वो है। 1 नंबर पे, अरे नंबर 2, नंबर 3 बोलो, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। कुल मिला के 3 प्रकार से एक व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। जैसे अपने विचारों को ये वाला बोलकर प्रकट करे, और ये ग्रहण कैसे करेगा रे? सुनकर। और ये प्रकट कैसे करेगा? बोलकर। तो माध्यम कौन सी भाषा का? तो मुझे बताओ प्रिय विद्यार्थियों, मैं मेरे विचारों को आप तक पहुंचा रहा हूँ, है ना? किस माध्यम से? बोलकर। आप ग्रहण कैसे कर रहे हैं? सुनकर। सुनकर कर रहे हैं ना? तो माध्यम कौन सी भाषा का? तो मुझे बताओ, टेलीफोन पर बातें करना कौन सी भाषा का उदाहरण है? हाँ, क्यों? एक व्यक्ति अपने विचारों को कैसे प्रकट कर रहा है? बोलकर। सामने वाला ग्रहण कैसे? अच्छा, यदि यही व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करे, कैसे प्रकट करे? और सामने वाला उनको पढ़कर ग्रहण करे, तो माध्यम कौन सी भाषा का होगा? लिखित का होगा। कौन सी का होगा? लिखित भाषा का होगा। तो मुझे बताओ, पाठ्य पुस्तकें कौन सी भाषा का उदाहरण है? हाँ, लिखित भाषा। अच्छा, समाचार पत्र? क्यों? क्योंकि संपादक जो होता है, समाचार का जो संपादक होता है उसने अपने विचार कैसे प्रकट किए? अरे कैसे प्रकट किए? और हम ग्रहण कैसे करते हैं? पढ़कर। ऐसा थोड़ी ना है कि सुबह सुबह वो खुद ही आके सुना के जाता है आपको कि आज के मुख्य समाचार राजस्थान पत्रिका। होता है क्या ऐसा? नहीं है ना। यदि ऐसा होता तो माध्यम बोलो, मौखिक। और उसने अपने विचार प्रकट कैसे किए? हमने ग्रहण कैसे किए? तो माध्यम कौन सी भाषा का? लिखित भाषा का। यदि प्रिय विद्यार्थियों, विचारों का आदान प्रदान संकेतों के माध्यम से होता है ना, तो वह भाषा कहलाएगी सांकेतिक। कौन सी कहलाएगी? सांकेतिक। तो मुझे बताओ, जैसे आप वाहन चला रहे हैं और वाहन चलाते समय आपको ऐसा संकेत सड़क किनारे दिखता है, तो ये कौन सी भाषा का उदाहरण है? कौन सी भाषा का? क्या एक व्यक्ति ने अपने विचार लिखकर प्रकट किए क्या? बोलकर किए क्या? क्या माध्यम लिया? और हमने संकेत देखा और विचार ग्रहण किया कि कौन सा टर्न है? यू टर्न। कौन सा टर्न है? यू टर्न। तो भाषा कौन सी? अरे भाषा कौन सी? तो मुझे बताओ प्रिय विद्यार्थियों, गाड़ियों का हॉर्न
कौन सी भाषा का उदाहरण है? कौन सी भाषा का? हॉर्न, हॉर्न बजा है, संकेत तो है ना, टी टी पी पी की आवाज ही तो आई ना, आती है ना, तो संकेत दिया, संकेत ग्रहण किया और आगे जो गाड़ी चल रही है अपने आप ही साइड दे देती है। यदि पीछे ऐसे लिखा हुआ होता कि साइड प्लीज, तो ये कौन सी भाषा का है? ये कौन सी का है? हाँ, जैसे आप सब ग्रामीण परिवेश से आते हैं, स्कूलों में भी हम देखते हैं कि छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी गुरुजी सामने बैठे हैं और पीछे से आवाज़ आएगी सर, जैसे गुरुजी देखेंगे तो वो बोलेगा, बस केवल संकेत दिया, गुरुजी भी समझ जाते हैं ना कि, और फिर गुरुजी ने भी, उन्होंने तो संकेत दिया विद्यार्थी ने, तो गुरुजी संकेत से, उसने संकेत दिया, गुरुजी ने संकेत देखा, विचार समझ गया, सामने वाला भी समझ गया कि नहीं जाना, बैठ जाओ। फिर पीछे से आवाज आई कि गुरुजी या सर, तो गुरुजी देखे, तो संकेत से ही विचार ग्रहण हुए, आदान प्रदान हुए। माध्यम कौन सी भाषा का हो जाएगा? गुरुजी संकेत से समझ गए कि मामला सीरियस है, तो इसको जल्दी से भेजा जाए। तो कुल मिला के 3 प्रकार से एक व्यक्ति अपने विचारों का क्या कर सकता है? आदान प्रदान। क्या कर सकता है? आदान प्रदान। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी भाषा सरल भाषा नहीं है, ये तो क्या अपने बोलचाल की भाषा है ना, इस वजह से हमारे को सरल लगती है, अपितु सरल नहीं, क्या है? कठिन है। पुलिस एसआई बनने के लिए 100% इसमें से आ रहे हैं, फिर भी विद्यार्थी मात खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हिंदी क्या है? सरल है। लेकिन हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि हिंदी में ही क्या लगती है? लगती है ना, क्योंकि एक बिंदु का या एक मात्रा का इधर से इधर होना अर्थ का क्या कर देता है? अनर्थ कर देता है। क्या कर देता है? अनर्थ कर देता है। तो हिंदी सरल भाषा नहीं है, सरल भाषा नहीं है। जैसे देखो, 2 शब्द लिख रहा हूं मैं, शोक और शोक। कोई भी दुखद घटना हो जाती है, शोक संदेश छपवाया जाता है, छपवाते है ना। अब मानो इन दोनों में से लिखना एक था शोक संदेश में, और लिखने वाले ने दूसरा लिख दिया, जो लिखना था वो नहीं लिखा, दूसरा लिख दिया, तो अर्थ का ही क्या हो गया? है ना। इस वाले का मतलब जो होता है दुख होता है, और इसका मतलब होता है हर्ष, यानी खुशी होती है। अब मानो लिखना था ये और लिख दिया ये, अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे दादाजी का हाँ नहीं रहे, हो गया ना अर्थ का अनर्थ। तो हिंदी भाषा सरल भाषा नहीं है। इसमें 100% जो आएंगे, एक एक जो इसमें पाठ्यक्रम में जो बिंदु जोड़ा गया है, चाहे संधि हो चाहे समास हो, अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। संधि हमेशा हर उसमें हिंदी विषय में जब शामिल किया जाता है तो 3 से 4% आते हैं, लेकिन ऐसा ही की बात करें तो संधि से कम 4 से 5% बनने ही है। और बनने क्या, संधि से ही नहीं, ऐसा कोई भी बिंदु हम हल्का नहीं लेंगे कि जिससे प्रश्न ना बने। क्यों? क्योंकि 100% यदि बन रहे हैं तो हर बिंदु अपने आप में महत्वपूर्ण है, हर बिंदु अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ने को तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन एक तरीका होता है पढ़ने का भी। एक कहते हैं ना कि हमारे को कोई समझाने वाला नहीं मिला शुरू में, नहीं आज हम यहाँ से यहाँ पहुँच जाते, एक मार्गदर्शन मिल जाता है ना, एक पेपर की सही रणनीति बताने वाला या उसको समझाने वाला मिल जाता है ना, तो कहते हैं विद्यार्थी की नैया अपने आप ही क्या हो जाती है? पार हो जाती है। क्या हो जाती है? पार हो जाती है। जैसे अभी मैं आपको कह दूं कि पिछली बार ये प्रश्न आया था, इस बार ये प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है ना। 5% आपको बता दें कि इनमें से कोई एक प्रश्न आ सकता है। क्यों? पिछले पेपर के आधार पे हमने कहा, अनुभव के आधार पे हमने कहा कि पिछली बार ये प्रश्न आया था, इस बार इस प्रश्न के बनने की पूरी संभावना है। तो विद्यार्थी भी क्या सोचता है कि इन 5 को तो मुझे कैसे भी रटना ही रटना है, और फिर अपने आप ही वो जहन में रट लेता है। और कहते हैं कि रटना बोलते हैं अभ्यास को, और अभ्यास करने से तो जिसकी मति जड़ होती है ना, सुना होगा ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। जिसकी मति जड़ होती है ना, बुद्धि, वो भी अभ्यास से
सुजान ज्ञानवान बन जाता है। तो अभ्यास करने से तो ज्ञानवान बन ही जाते हैं, लेकिन अभ्यास भी क्या, समझ में आया तभी तो अभ्यास करेंगे ना, पाठ्यक्रम समझ में आया तभी तो अभ्यास करेंगे ना। तो अभ्यास से ज्ञानवान तो बनना ही बनना है, लेकिन किसका अभ्यास करना है, जो पाठ्यक्रम मिला है। जैसे आप यहाँ कोचिंग में आए, आज हमने आपको भाषा के बारे में बताया, हिंदी शब्द के बारे में बताया, तो हिंदी और भाषा के बारे में यदि ये जो बातें हमने यहाँ जिक्र किया वहाँ से कोई प्रश्न बनता है तो मुझे पूरा पूरा भरोसा आप लोगों पे कि आपका एक भी प्रश्न शायद गलत हो। बताओ भाषा कितने प्रकार से आदान प्रदान कर सकते हैं? तीनों के नाम बोलो। अच्छा मैं इनको छिपा दूँ तो बोलो। मौखिक लिखित। अच्छा विचार यदि बोलकर हो और ग्रहण सुनकर हो तो माध्यम बोलो मौखिक। अच्छा भाषा किसे कहेंगे? विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अच्छा सबसे पहले हमने हिंदी शब्द के बारे में भी जिक्र किया ना, कौन सी भाषा का है? अच्छा फारसी ना दिखे तो ईरानी भी ना दिखे तो फारसी। अच्छा हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में यदि बात करें या हिंदी शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख की यदि हम बात करें तो कौन से ग्रंथ में? अच्छा रचयिता कौन है? अच्छा रचयिता कौन है? सरफुद्दीन जी। तो मुझे बताओ प्रिय विद्यार्थियों, रचयिता कौन है? हाँ कौन से रचयिता है? ऊपर वाला या नीचे वाला है? सेकंड। हाँ देखो मात्रा इधर से इधर होते ही अर्थ का क्या हो गया? अनर्थ। ऐसा हमारे पाठ्यक्रम में एक बिंदु भी है, शब्द शुद्धि। कौन सा है? शब्द शुद्धि। कहते हैं कि जैसा हम वाचन करते हैं ना, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। ये हमारी हिंदी भाषा की एक क्या है? लिपि। क्या है? लिपि। और लिपि कौन सी है हिंदी की? देवनागरी। ये देवनागरी लिपि हमें यही सिखाती है। क्या सिखाती है? कि इसको बाएं से दाएं लिखा जाता है, जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है, प्रत्येक अक्षर की बनावट समान या क्या होती है? बराबर होती है। प्रत्येक अक्षर की बनावट समान या बराबर से मतलब है कि जैसे हमने रे इतना लिखा तो आप भी इतना और मैं भी इतना, ऐसा नहीं कि रा बड़ा और मैं छोटा। ये देवनागरी की विशेषता नहीं है। जैसे बोली जाएगी वैसे ही लिखी जाती है। रा बोला तो रा ही लिखा जाएगा। रोमन लिपि की तरह नहीं है कि जैसे हमने लिखा PUT, क्या बोलेंगे उच्चारण? पुट। और CUT अब कट बोल रहे हैं। एक जगह तो उच्चारण कर रहे हैं और एक जगह ए का उच्चारण हो रहा है, ऊ और ए का हो रहा है। यहाँ पुट बोल रहे हैं, ऊ ले रहे हैं, और यहाँ ए ले रहे हैं। लेकिन ऐसा हमारी देवनागरी लिपि में नहीं है। ये तो जैसे लिखी जाती है या जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, और प्रत्येक अक्षर की बनावट समान या बराबर होती है। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में होती है। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। प्रत्येक अक्षर की बनावट कैसी होती है? बराबर या समान होती है, और जैसे बोली जाएगी वैसे ही लिखी जाती है। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। तो प्रिय विद्यार्थियों हिंदी भाषा को सरल भाषा तो हम नहीं कह सकते, वैसे किसी भी भाषा को सरल भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि भाषा का स्वरूप ही ऐसा है। प्रारंभ में भाषा क्या होती है? कठिन होती है। भाषा का जो स्वरूप होता है ना, ये होता है कठिन से किसकी ओर? सरल की ओर। कठिन से सरल की ओर होती है। जैसे प्रारंभ में किसी भी भाषा के नज़दीक जाएंगे कठिन लगेगी, धीरे धीरे सीखते चलेंगे क्या हो जाएगी? सरल। अब आपके लिए हिंदी भाषा बोलचाल की है, इसलिए हमारे को क्या लगती है? सरल लगती है। क्या लगती है? सरल। यदि अभी आपको मैं कह दूं कि आपका टेस्ट पेपर लेंगे और उसको प्रिंट करवाना है, एक तो इंग्लिश में और एक हिंदी में, आपको एक तो प्रिंट इंग्लिश की दूं एक हिंदी की दूं, तो आप सही कौन सा कर पाएंगे? इंग्लिश। इंग्लिश वाले हाथ खड़ा करो। करो करो। अच्छा और हिंदी वाले? हिंदी वाले। अच्छा गलती किसी की भी नहीं है कि जिनके बोलचाल की भाषा इंग्लिश है उनके लिए सरल वो है,
और जो हिंदी में बोलचाल है जिनका, उनके लिए कौन सी भाषा सरल है? हिंदी भाषा सरल है। लेकिन पाठ्यक्रम की बात यदि करें, बोलचाल से सरल से काम नहीं चलने वाला, प्रश्न हमारे सही होने चाहिए। और प्रश्न कब सही होंगे? जब हमने अच्छे से उसका अध्ययन किया है, बारीकी से उसका अभ्यास किया है, तब जाके सही होंगे। एक हमारे मित्र भी थे, वो पुलिस एसआई भी बने थे पिछले जो भर्ती हुई थी 21 के बाद वाली में, तो उनके 92% सही है। किस में? हिंदी में। 92% 100 में से हिंदी में सही है। और उधर आ रहे हैं 42 नंबर। जीके में तो आ रहे कितने परसेंट? 42। और हिंदी में कितने हो रहे हैं? 92। इधर कम रह गया पलड़ा, उधर भारी हो गया। अच्छा खासा स्कोर बन गया, उनका फिजिकल भी हुआ और इंटरव्यू भी हुआ, और आज वो जॉब भी कर रहे हैं हिंदी। हाँ नहीं, 21 वाले की बात है। 21 के बाद में तो और हुई ना भर्ती? हुई ना? नहीं हुई? हुई ना 23 में? 23 वाली हुई थी ना? 21 वाली हुई थी, अभी आई है भर्ती। हाँ तो 21 वाली में रह गए, मतलब उसमें इंटरव्यू में रहे, उस क्या, सॉरी क्या बोलते हैं उसमें, रद्द तो नहीं हुई है, अभी कोर्ट का आदेश है, अभी प्रक्रिया जारी है, रद्द तो नहीं करेंगे। लेकिन होना ना होना एक बात है, पेपर क्वालिफाई करना अहम बात है, बड़ी बात है। 92% 100 में से आ रहे हैं हिंदी में, उधर 42 आ रहे हैं, स्कोर इधर कम रह गया, उधर कवर कर लिया उन्होंने। तो मेरा कहने का मतलब तात्पर्य है कि हिंदी से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, और हिंदी से अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा, फिर हमें फिजिकल में भी शायद कोई नहीं रोक पाएगा, और इंटरव्यू में भी कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि इंटरव्यू में भी क्या होता है कि स्कोर अच्छा है तो वहाँ कुछ ज़्यादा हाँ ज़्यादा वो नहीं रहता कट ऑफ पे भी, और इंटरव्यू का भी जो होता है इस प्रश्नों का जो पूछने का वो भी तरीका रवैया होता है, वो भी कुछ खास मायने नहीं रखता है स्कोर अच्छा है तो। क्योंकि स्कोर तब होगा कि हमने अच्छे से अध्ययन किया है, पढ़ाई बढ़िया से की है, और वही प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जाने हैं। वही प्रश्न किस में पूछे जाने हैं? इंटरव्यू में पूछे जाने हैं। तो वहाँ कोई डरने वाली बात नहीं है। भीड़ का छटनी हो जाता है किस में? पेपर में। किस में हो जाती है? पेपर में। तो देखो हिंदी की हम बात कर रहे थे ना पुलिस एसआई के लिए, तो हिंदी को आप हल्के में नहीं लेना। आज सब बातें बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हम धीरे धीरे पूरे पाठ्यक्रम को कवर करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, दोनों नुस्खे अपनाएंगे। हो सकता है आज पहला क्लास है अपना, तो आपको मेरी भाषा शैली थोड़ी सी कठिन लग रही होगी, या आप मेरे से परिचित नहीं हैं तो आपको लग रहा होगा कि शायद कुछ पहली बार हम सर के सामने आए हैं, तो थोड़ा सा आप भी अपने आप को असमंजस की स्थिति महसूस कर रहे होंगे। लेकिन धीरे धीरे हम पाठ्यक्रम को कवर करेंगे, पूरा टारगेट रखेंगे कितने प्रश्नों का? 100 का। और धीरे धीरे हम एक कड़ी को जोड़ते हुए, एक बिंदु को जोड़ते हुए, और हमारा पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम है उसको हम कठिन से क्या बनाते चलेंगे? सरल। इसमें दोनों नुस्खे अपनाएंगे हम। दोनों नुस्खे बोले तो किताबी तरीका भी और देसी तरीका भी। हो सकता है कि कई बार किताबी तरीका परीक्षा में भूल गए तो देसी नुस्खा अपने आप ही काम आ जाता है। लेकिन ज़्यादा निर्भर रहना है किस पे? किताबी तरीके पे। किताबी तरीका भी सिखाएंगे, देसी नुस्खा भी। जैसे हम बात करते हैं कि एक समास बिंदु हम सीखते हैं, मोटी मोटी जानकारी दे रहा हूँ, मोटी मोटी। आज सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाठ्यक्रम ही बहुत लंबा है। तकरीबन हमारी 50 से 55 कक्षाएँ होंगी ना, तब जाके हिंदी का पाठ्यक्रम कवर होने वाला है। और एक एक कक्षा बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि जैसे आज हमने हिंदी शब्द के बारे में जिक्र किया, कल भाषा के बारे में आज हमने जिक्र किया, हिंदी भाषा के जिक्र को ही हम आगे बढ़ाते 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 संपूर्ण पाठ्यक्रम की ओर बढ़ने वाले हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने वाले हैं। तो एक दिन में सब कुछ सीखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास समय भी है। कितने अप्रैल को एग्ज़ाम है? 4 अप्रैल को। कितने अप्रैल को? 4 को है। कितने को है? 4 अप्रैल को परीक्षा लगेगी। यहाँ तक बिल्कुल आसानी से पूरा पाठ्यक्रम भी हो जाएगा और रिवीजन भी हमारा हो जाएगा। इससे पहले भी यदि कोई परीक्षा आती है जिसमें हिंदी हमारे शामिल किया गया है पाठ्यक्रम में, उसके लिए भी हिंदी उपयोगी होने वाली है। जैसे हाँ वीडियो है, या अपना
जनवरी में रीट वाला भी एग्ज़ाम है, कुछ विद्यार्थी बीएसटीसी वाले भी होंगे, बीएसटीसी का भी एग्ज़ाम देंगे, सीईटी वाले भी देंगे, +2 का भी और ग्रेजुएशन का भी। तो यहाँ से हिंदी भी कवर होने वाली है, लेकिन मोटा मोटा टारगेट हमारा किसको लेकर होगा, एसआई को। कितने प्रश्नों को लेकर होगा, और एसआई की परीक्षा कौन सा विभाग करवाता है, आरपीएससी करवाता है। आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पे है, जयपुर में। हाँ, जयपुर में। अच्छा, जयपुर वाले हाथ खड़ा करो, जयपुर वाला हाथ खड़ा करो। अजमेर में, कहाँ पे, अजमेर में। तो 100 प्रश्नों को टारगेट रखेंगे, धीरे धीरे सिलेबस को कवर करेंगे और परीक्षा की तिथि को भी ध्यान में रखेंगे, पूरे पाठ्यक्रम को भी ध्यान में रखेंगे और 100 प्रश्नों को भी ध्यान में रखेंगे। ऐसे हम धीरे धीरे एक एक प्रश्न को कठिन से क्या बनाते चलेंगे, सरल बनाते चलेंगे। जैसे देखो, देसी और किताबी जो नुस्खे बता रहा था, समास के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 किस किस को याद है, बताओ। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष। अच्छा, किस किस को याद नहीं है, एक बार हाथ खड़ा करेंगे ईमानदारी से, शर्माना नहीं है। अच्छा देखो, केवल एक पंक्ति में सबको याद हो जाएगा, एक पंक्ति में सबको याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे। हमारे को सरकारी नौकरी चाहिए तो ईश्वर से प्रार्थना कर दो कि अब कह तो दे दे, अब कह तो दे दे। अव्यय भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, दिगु और द्वंद्व। क्या याद रखा, अब कह तो दे दे। कितने भेद हो गए, 6। किसके हैं, कुल मिला के दोनों नुस्खे साथ में लेंगे, किताबी भी और देसी भी। ऐसे धीरे धीरे सिलेबस को कवर कर लेंगे और सिलेबस कवर हो जाएगा तो फिर हमें पेपर पास करने में आसानी हो जाएगी, कठिन पेपर नहीं लगेगा, पेपर हमारा क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब हम कक्षा में निरंतरता रखेंगे। एक दिन से कवर होने वाला नहीं है, एक दिन में सब बातें हम भी नहीं बता सकते, एक दिन में पूरे टॉपिक कवर नहीं हो पाएंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए आसान होंगे। कक्षा में निरंतरता रखेंगे तो हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा ना। अभ्यास करेंगे तो, अभ्यास भी क्या, निरंतरता रखेंगे तो केवल 60 से 70% तो आपका हिंदी का यहीं पे कवर होने वाला है। क्यों, तरीके दोनों होंगे, नुस्खे किताबी भी और देसी भी। हो सकता है कोई विद्यार्थी की किताबी तरीका नहीं समझ में, देश की नुस्खा आ जाए, तो हमारा प्रश्न सही होना चाहिए। क्या मेरी बातों से सहमत है क्या आप सभी? अरे सहमत है क्या? हाँ, कक्षा में निरंतरता रखेंगे, कितने बजे से, 4 बजे से। और अपने आसपास के जो भी मित्र हैं, सहपाठी है, उनको भी आप अवगत करवाएंगे। अवगत बोल समझते हो ना, अवगत किसे कहेंगे, सूचित करेंगे। एक विद्यार्थी अपने साथ में कितने बच्चे लाएंगे, बच्चे बोले तो हाँ बच्चे। अच्छा, आपको बच्चे मैं कह रहा हूँ तो थोड़ा बुरा तो नहीं लग रहा ना? हाँ, कई बार क्या थोड़ा सा बुरा भी लगता है, गुरुजी अभी हम बच्चे ही हैं क्या? हाँ, बच्चे तो नहीं है, लेकिन अब जैसे आप बता रहे हो कि हम कॉलेज से पहली बार बाहर आए हैं, मतलब पहली बार कोचिंग आए, तो बच्चे कहें तो भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, बुरा लगे तो मुझे बता देना भाई। वैसे तो मैं प्रिय विद्यार्थी ही कहूँगा, बच्चा सब आपको बुरा लग रहा है तो नहीं बोलेंगे। लेकिन पढ़ाने का भी आनंद तभी आएगा जब कक्षा पीछे तक हमारी फुल होगी, और ये सब जिम्मेदारी किसकी होगी, आप सभी की। अच्छा, यहाँ कोई बातें समझ में नहीं आती है तो वो सब जिम्मेदारी किसकी, प्रश्न को कठिन से सरल बनाने की जिम्मेदारी किसकी, हमारी होगी। कोई विद्यार्थी के एक तरीका नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका भी हम अपनाएंगे, ये सब जिम्मेदारी भी किसकी। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, विद्यार्थी जुटाने की और कक्षा में निरंतरता रखने की जिम्मेदारी किसकी। आज से ही हमने शुरुआत कर लिया आज से हमने शुरुआत की है, धीरे धीरे कारवा आगे बढ़ेगा। सीमित विद्यार्थी रहेंगे तो भी आगे बढ़ने वाला है, फुल हो जाएगा तो भी आगे बढ़ने वाला है। लेकिन आप जो भी उपस्थित है वो तो निरंतरता रखना ही रखना, अपने को तो निरंतरता रखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा
और नहीं रखेंगे तो फिर एक टॉपिक भी छूट गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? कड़ी से कड़ी जोड़ते चलेंगे, वर्ण विचार समझ में आ गया, संधि आसान हो जाएगी। कौन सी संधि? कौन सी? कौन सी संधि? मतलब कौन सी संधि? व्यक्तिवाचक संधि होती है, संज्ञा होती है? संज्ञा होती है। हो जाएगा, मामला सेट हो जाएगा, चिंता नहीं करनी है। अच्छा, अब किसी को कुछ पूछना हो बताओ, किसी विद्यार्थी को जहन में चल रहा हो, कुछ पूछना हो तो बताओ। पूछना है किसी को कुछ? अरे पूछना है क्या? अच्छा मैं पूछ लूँ आपसे, पूछ लूँ? अच्छा, आप में से ऐसे विद्यार्थी जो कम से कम 5 से 6 किलोमीटर दूर से आता है, संस्था से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, मतलब ज़्यादा 5 से 6 किलोमीटर दूरी पे हो गया ना। अच्छा, ऐसे विद्यार्थी जो बिल्कुल नज़दीक से आते हैं, कर दो उसको।